आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 22 जून के इनसाइट की डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ आप लोगों को इनसाइट की वेबसाइट से मिलेगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया हुआ है। कुछ दिनों से मैं रिवीजन नहीं करवा रहा था और उसका सिंपल सा रीज़न था कि मेरे पास कुछ टाइम की कमी हो रही थी, तो मैं हर जगह से 5-5 10 मिनट बचाने की कोशिश कर रहा था। आज से हम लोग फिर से वो रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो इससे बीते 2 दिनों की जो रिवीजन है, कल तो संडे था 21 को, तो 19 और 20 की जो न्यूज़ थी उनके मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ एक बारी के लिए। 19 जून का एक बार रिवीजन देख लेते हैं। टॉपिक थे हमारे सिविल सर्विसेज बोर्ड, वाई बैनिंग ट्रेड विद चाइना विल हर्ट इंडिया मोर, रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग, यूएस उइगर राइट्स बिल्स, वन नेशन वन रेशन कार्ड। सिविल सर्विसेज बोर्ड के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने लास्ट वीक इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसमें होता क्या है कि ये बोर्ड जो होता है, ये ब्यूरोक्रेट्स की एक ग्रुप होता है जो सिविल सर्विसेज के ट्रांसफ़र और प्रमोशन के लिए काम करता है। इसके कंपोजिशन हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनिंग आपको पता होगी। इसको हेड करते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इसमें सीनियर मोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं चेयरमैन के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, और एडिशनली प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के। चाइना के साथ ट्रेड को बैन करने से इंडिया को क्या नुकसान होगा, आप सबको पता होगा कि गलवान वैली के अंदर एक थोड़ा सा फैटलिटीज़ हुई थी हमारी, उसी कारण इंडिया के अंदर सोशली एक ट्रेंड चल गया था कि बॉयकॉट चाइना करके। लेकिन कुछ जब हम लोग टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं तो पता चलता है कि चाइना और इंडिया के साथ अगर हम ट्रेड में कुछ हैम्पर करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा नुकसान इंडिया का होगा। इंडिया के अंदर जो चाइना का जो स्मार्टफोन का मार्केट है, तो इंडिया में 72% जो फ़ोन्स आते हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ के होते हैं। टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करते हैं 12,000 करोड़ का मार्केट है, 25%। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो कंपोनेंट 26% है, इंटरनेट ऐप्स 66%, सोलर पावर 90%, स्टील 80 से 20%, फार्मा जो 60%। चाइना के अंदर बहुत सारा चीप प्रोडक्ट आता है, वहाँ का रॉ मटेरियल चीप होता है, वहाँ का एफिशिएंट बिजनेस सिस्टम है, बिजनेस लोन वहाँ इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है। लोअर कंप्लाइंस होता है हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए, इसलिए वहाँ की कंपनीज़ को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। प्लस वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है वहाँ पर। ये सब कारण होते हैं कि इंडिया से चाइना को ट्रेड के अंदर नुकसान ज़्यादा होगा अगर इंडिया उसके ट्रेड को बंद करेगा। तो इंडिया के 30 में से 18 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो चाइनीज़ फंडेड हैं। रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग RIC इसको बोलते हैं। 1998 में ये स्टार्ट हुआ था। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 19% ग्लोबल लैंड मास कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 33% ग्लोबल GDP की बात करता है। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका ये कोर है। US उइगर राइट्स बिल है। US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वहाँ के लेजिस्लेशन को बोल दिया है कि सैंक्शंस लगाएंगे चाइनीज़ मिनिस्टर्स वगैरह के ऊपर, चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर। जो चाइना का शिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पर पता चला है कि UN के डेटा के मुताबिक तकरीबन 10 लाख लोगों को उन्होंने डिटेन कर रखा है। वो उन लोगों को कल्चर को चेंज करना चाहते हैं, उनको चाइनीज़ कल्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये सब US ने कुछ सैंक्शन लगाने के लिए उनके ऊपर बिल लेके आए थे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है, उसकी जो डेट है वो शिफ्ट कर दी गई है मार्च 2021 के लिए। 17 स्टेट्स ने इसके लिए एग्रीमेंट दे दिया है, स्टेट्स प्लस UTs ने। 14 का भी एग्रीमेंट आना बाकी है। हाईलाइट की बात करें तो पूरे देश के अंदर फिर आपका एक राशन कार्ड हो जाएगा। आपको एक राशन कार्ड से हर जगह पर एंट्री मिल सकती है। ऑलराइट, 20 जून के भी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। खिलाड़ी एक्सकवेशंस, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, PM स्वनिधि, व्हाट इज गाफा टैक्स, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंस इन डेटा, GIS एड, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू NDRF गेट्स ग्रीन लाइट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। खिलाड़ी एक्सकवेशंस की बात करें, तमिलनाडु के अंदर एक गाँव है, वहाँ पर कुछ एक्सकवेशंस मिले हैं। उससे पता चलता है कि 12th सेंचुरी और 6th सेंचुरी के बीच के कुछ गैप हैं, उनको पता लगाया जा सकता है। काफ़ी सारे स्केलेटल फ्रेमवर्क्स मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ग्रेफिटी मार्क्स देखते हैं तो वो इंडस साइन के साथ मैच करते हैं। ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, देखो लॉ होता है कानून, रूल होता है नियम, तो इसका एक इंडेक्स निकाला गया था। उसमें इंडिया की रैंकिंग जो 69 आई थी। तो कुछ जो एक्सपर्ट्स वगैरह थे उन्होंने बोला कि कमेटी बनाई जाए और टॉप 20 कंट्रीज़ जो हैं परफॉर्मिंग हैं उनकी स्टडी की जाए, उनका किस तरह का लॉ वगैरह चलता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको रिलीज़ करता है। और टॉप 10 के अंदर बात करते तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड, और लास्ट की बात करते टॉप लास्ट 20 में तो वेनेजुला, कंबोडिया, कॉन्गो, इजिप्ट, कैमरून, ये सब कंट्रीज़ थी। इंडिया की पिछले साल की रिपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंकिंग 68 थी। आज तक इंडिया टॉप 50 के अंदर नहीं आ पाया है। PM स्वनिधि के ऐप की बात करते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं उनको 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है और मार्च 2022 तक इस स्कीम एप्लीकेबल है। कुछ 50 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स को इस लोन का फ़ायदा उठाने को मिलेगा। टाइम से पहले आप सबमिट कर दे। आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो गाफा टैक्स क्या होता है? गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और एप्पल का ये टैक्स होता है। ये US ने थोड़ा सा बोला है कि भैया आप लोग ये गाफा टैक्स लगा रहे हो, इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। UK, स्पेन, इटली और बाकी सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि इस तरह का लगाना चाहिए। और US ने कहा कि भैया डिस्क्रिमिनेटरी है अमेरिकन फर्म्स के प्रति। और कुछ जब बात करते बैकग्राउंड, 137 कंट्रीज़ ने रिसेंटली
एक प्लान किया था कि 2020 के एंड तक एक ऐसा लॉ हम लेके आएंगे जिसमें इस तरह की स्पेशली जो डिजिटल फर्म्स होती हैं इनके ऊपर हम लोग एक टैक्स लगाएंगे। और जो फ्रांस ने बात की वो 3% टैक्स लगाने की बात की। इंडिया के पास ऑलरेडी एक तरह का अपना टैक्स है जिसमें 6% के आसपास उनके ऊपर लगाता है। इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन यूजर्स हैं 560 मिलियन के आसपास। ये सब हमने बात किया था गाफा टैक्स के अंदर। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंस एंड डेटा GIS-AID, तो ये सारा का सारा डेटा शेयर करने की बात है WHO और GIS-AID के साथ, ताकि जो किसी भी तरह का आउटब्रेक होता है उसकी इन्फॉर्मेशन रिसर्च वगैरह होती है, वैक्सीन डिटेल्स होती हैं और कितना डेटा वगैरह होता है, पेशेंट्स कितने थे, कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, ये सब शेयर करके एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक डेटाबेस बनाया जा सके जाके सबके साथ शेयर किया जा सके। उसके ऊपर फर्दर जो रिसर्च होनी होती है उसमें बहुत ही एनहेंसमेंट होती हैगी। तो जीनोम्स जो स्ट्रेन्स हैं स्पेशली कोविड-19 के, कोरोना वायरस के, उन सबको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। 61st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2008 के अंदर GIS-AID को लॉन्च किया गया था। और इसके बारे में बात करें तो ओपन एक्सेस डेटा होता है GIS-AID के अंदर। NDRS नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड के अंदर इंडिविजुअल्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक एक्सेप्टेंस मिल गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू कि इंडिविजुअल्स भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब PM केयर्स फंड और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो हैं ये कहते हैं कि पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, इनके ऊपर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं लगा सकते। NDRF जो 2005 में सेटअप किया गया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बाद में। रिवीजन के लिए इतना ही काफ़ी है। 22 जून के टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा पहला टॉपिक है सीक्रेसी बैलेट, सेकंड है मदेसीज ओपोज न्यू नेपाल रूल, थर्ड इज ड्यूरेशन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, गरीब कल्याण रोजगार अभियान एंड इंटरक्रॉपिंग। जो लोग नए हैं इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं कि प्रीलिम स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होते हैं इनकी एक अलग से वीडियो आएगी। GS पेपर 2 का पहला हमारा टॉपिक है सीक्रेसी ऑफ बैलेट और ये कवर होता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का ये एक्ट है, अपने आप में सिलेबस में गिवन है, तो इस एक्ट के बारे में आपको एवरीथिंग शुड बी क्लियर, एवरीथिंग। सीक्रेसी बैलेट क्या होता है और ये न्यूज़ में क्यों है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ सीक्रेसी बैलेट क्या होता है। अगर आपने सबने वोट कास्ट की होगी तो जब आप वोट कास्ट करने जाते हो तो आप किसको वोट कर रहे हो ये आपकी सीक्रेसी होती है बैलेट की। आप किसी को बताना चाहते हो वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन आपको कोई ज़बरदस्ती आपसे पूछ नहीं सकता किसी भी तरीके से। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता होता है कि आपने किसको वोट किया है, इसी चीज़ को सीक्रेसी बैलेट बोला जाता है। एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, एक अपील की गई थी जो कि देखो कहानी ना हमेशा ही पता नहीं यार, ये मुझे ना थोड़ी सी शिकायत है, ये तो उसको उल्टा तरीके से लिखना चाहिए, बड़ा कन्फ्यूजिंग लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पंचायत की कुछ इलेक्शन की बात चल रही थी, वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था, इलेक्शन की बात नहीं चल रही थी, मैं गलत बोल गया हूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था, ठीक है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, जब भी जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है, उसमें आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ, दे डू नॉट डीम फिट, तो आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हो और उसमें अगर आपकी वोट्स वगैरह सक्सेसफुल हो जाती हैं तो गवर्नमेंट को उतार दिया जाता है। तो भैया यूपी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा था 2018 के अंदर, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उसके अंदर कुछ सीक्रेट जो बैलेट सीक्रेसी के ऊपर कुछ सवाल उठे थे, कुछ लोगों ने लीक कर दिया था, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती पूछ लिया था। तो हाई कोर्ट ने, वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, ठीक है, और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि कुछ पंचायत मेंबर्स ने इस डिसीजन को वायलेट किया है सीक्रेसी बैलेट के, और उन्होंने किसके ऊपर रिलाई किया था, जो CCTV फुटेज मिली थी ना उसके ऊपर रिलाई किया था। इसी बात को, इसी जजमेंट के अगेंस्ट में एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा है कुछ कहा है सीक्रेसी बैलेट के बारे में, ये हम आपको आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया था उसके ऊपर एक डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सब हमसे बिल्कुल भी पूछा जाने वाला नहीं है, एग्ज़ाम में कहीं पर भी कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ था यूपी के अंदर। हमको ये जानना है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट सीक्रेसी बैलेट के बारे में क्या बताता है। उन्होंने कहा है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए एक बैलेट की सीक्रेसी का मेंटेन करना जो वोटर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वोटर की चॉइस होती है, ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री होता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम को यूज़ करने के लिए, और इस बात को डेमोक्रेसी इंश्योर करती है, लोकतंत्र इस बात की इंश्योरिटी देता है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वोटर्स टू सीक्रेसी ऑफ द बैलेट। कानून की ये जिम्मेदारी है, ठीक है, और कानून की ही ये पॉलिसी है कि किस तरीके से एक वोट करने वाले के जो हक हैं कि वो अपने बैलेट की सीक्रेसी, अपनी वोट की सीक्रेसी बनाए रखे, किसी को ना बताए, ये सब पॉलिसीज़ के अंदर है, ये कानून के अंदर है। एक इवन ए रिमोट और डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट अ वोटर कैन बी फोर्स्ड टू डिस्क्लोज फॉर whom she has voted would act as a positive constraint and check on the freedom to exercise the franchise।
देखो कोई भी वोटर अगर अपनी वोट करने जाता है तो थोड़ी सी भी आशंका ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं इसको फोर्स कर दिया जाएगा या फिर फोर्स किया जा चुका है कि भैया इसने किसको वोट किया था, वो बात इससे उगलवाई जाए। कहीं ना कहीं वो अपना जो ये फ्रेंचाइजी का होता है कि 18 साल के ऊपर आप जाके वोट कर सकते हो और आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो, उसके अगेंस्ट होती है ये बात। प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ बैलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, संवैधानिक लोकतंत्र का। हाउएवर एक वोटर है वो वॉलेंट्री बता सकता है, उसके पास इतना प्रिविलेज होता है कि वो अपनी इच्छा से अगर वो बताना चाहे कि उसने किसको वोट किया है, ये बिल्कुल अलाउड है। कोई उसको रोकेगा नहीं कि आप मत बताओ, लेकिन कोई उसको फोर्स भी नहीं करेगा बताने के लिए, ठीक है। कोई उसको रोकेगा नहीं, कोई उसको फोर्स नहीं करेगा। इसी बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 वाला क्या कहता है, उसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 94 है, वो प्रिविलेज देता है एक वोटर को कि उसने जिसको भी वोट दी है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। यानी कि अगर मैं किसी को वोट करने जाऊँगा तो मेरा वोट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने किसको वोट दिया। इस बात की गारंटी कौन देता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 94। इसके बाद क्या हुआ है, ये भी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं। एपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भैया उस मोशन के रिगार्डिंग 2 महीने के अंदर आप दोबारा वोटिंग करवाइए, ठीक है। और उन्होंने ऑर्डर किया इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जज को कि या तो इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट जज या फिर वो किसी को नॉमिनेट करते हैं, वो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। और जो वोट्स होंगे वो सीक्रेट बैलेट सिस्टम से ही कंडक्ट किए जाएंगे। ध्यान रहे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे ये पार्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और आरपीए क्या बोलता है। फिर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ सेक्शन 94 ऑफ आरपीए, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। व्हाट इज़ रिट पिटिशन? रिट पिटिशन देखो सुप्रीम कोर्ट में लगती है आर्टिकल 32 के हिसाब से, हाई कोर्ट में लगती है 226 के हिसाब से। आई थिंक मैंने पिछले ही टॉपिक के अंदर ही आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया था। तो और मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 32 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का होता है, यानी कि आपको अगर कोई शिकायत वगैरह होती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं तो आप रिट लगाकर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट फिर आगे रिट को फॉरवर्ड करता है, बोलता है कि जो भी उसकी 5 तरह की रिट्स होती हैं, शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बता दिया था, CPM हेडक्वार्टर, C का मतलब सर्टियोरी, P का मतलब प्रोहिबिशन, M का मतलब मैंडेमस, H का मतलब हीबस कॉर्पस और Q का मतलब क्यू वारंटो। तो 5 तरह की रिट्स होती हैं। रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से, और हाई कोर्ट के आर्टिकल कौन से होते हैं? 226। व्हाट इज़ द फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम? फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि जब आप वोट करते हो तो जिस इंसान के पास ज़्यादा वोट आएंगे, मेजॉरिटी में वोट आएंगे, वो जीत जाएगा। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि कुछ कंडीशन सेटअप की जा सकती हैं, जैसे कि भैया 50% तो आपको लानी पड़ेंगी जीतने के लिए। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है जिसके पास ज़्यादा आएंगी, चाहे 50% है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे लोकसभा इलेक्शंस के लिए किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है पंचायत इलेक्शंस के इंडिया में, और अपील्स क्या क्या हो सकती हैं हाई कोर्ट जजमेंट के अंदर, ये मैं आप लोगों को दूसरी स्लाइड में दिखा देता हूँ। पंचायती राज सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो हल्का सा इसके बारे में 1-2 पॉइंट ज़्यादा जान लेना ही बाकी इंपॉर्टेंट होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। महात्मा गांधी जी का ये एक आइडिया था, ठीक है। एक रिकमेंडेशन आई थी LM सिंघवी कमेटी की 1986 के अंदर, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर 1992 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, तब जाकर के हमारा ये पंचायती राज सिस्टम बन के आया था। और वो अमेंडमेंट कौन सा था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रहे करंटली जो पंचायती राज सिस्टम है वो नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरीज़ है इनमें नहीं है। सॉरी, दिल्ली की यूनियन टेरिटरीज़ में है, बाकी और किसी यूनियन टेरिटरीज़ में नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। 1992 LM सिंघवी की कमेटी थी, 1986 की, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का मतलब क्या होता है? यही होता है कि कौन सा एक्ट था, कौन से साल में आया था। सेकंड हमारा क्वेश्चन था अपील्स वाला, तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलकर दिखाता हूँ। एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको आप इन्वोक कर सकते हो, और वो हाई कोर्ट ग्रांट करेगा आपको कौन से आर्टिकल के अंदर? 132 क्लोज 1, 133 क्लोज 1 या फिर 134, ठीक है। कोई भी जजमेंट वगैरह होती है या फाइनल ऑर्डर होता है हाई कोर्ट का, उसके अगेंस्ट आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं था, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। कोई भी किसी भी तरह का केस हो सकता है, सिविल केस हो सकता है, क्रिमिनल केस होता है, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कानून को लेकर, तो उनको लेकर के आप अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। GS2 का ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मधेसीज ओपोज न्यू नेपाल रूल, और ये कवर होता है हमारा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। न्यूज़ में क्यों है? देखो जो पढ़ रहे हो तुम उसको बता देता हूँ। पहली बात तो मधेसीज जो है वहाँ के रहने वाले लोगों को बोलते हैं। वहाँ पर एक नेपाल में जो बॉटम साइड में टेराई रीजन है ना, जो बिहार के बॉर्डर के पास है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को मधेसी बोलते हैं। तो जैसे इंडिया के अंदर अभी भी वो CAA आया था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से कुछ इन्होंने अपने भी सिटीजनशिप के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए एक्ट के अंदर।
अमेंडमेंट के अंदर बेसिकली, और उसी के अगेंस्ट वहाँ की जो ऑपोजिशन है उन्होंने थोड़ा सा हंगामा मचाया है। तो इंडिया में भी हंगामा मचाया था, हर कंट्री के अंदर ऑपोजिशन पार्टी जो हंगामा मचाती है। तो क्या है अमेंडमेंट क्या की है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल ने क्या बोला है कंट्री के सिटीजनशिप एक्ट के बारे में कि कोई भी फॉरेन वुमेन, यानी कि कोई नेपाल के बाहर की किसी, नेपाल के अलावा किसी दूसरी कंट्री की कोई फीमेल होगी, अगर वो शादी करके किसी नेपाल के अंदर रहने आती है तो उसको सिटीजनशिप, जो कि नेचुरलाइज सिटीजनशिप है, उसको गेन करने के लिए 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। इसके अंदर उनको 7 राइट्स मिलेंगे उस फॉरेन वुमेन को, जो भी किसी नेपाली नेशनल के साथ मैरी करके आएगी, और जब तक उसको वो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता तब तक वो इन 7 राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती है, इनको यूज़ कर सकती है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ना होने का मतलब ये नहीं कि कोई बिज़नेस रन नहीं कर सकते या फिर पैसा नहीं कमा सकते, कुछ खरीद बेच नहीं सकते, मूवेबल और फिक्स एसेट नहीं खरीद सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन ट्रांजैक्शन वगैरह के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी था हमारे लिए। हाँ देखो, दूसरी कंट्री के अंदर इस तरह का कोई एक्ट आता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। रिसेंटली जो मैंने बीते दिन जो मैंने वो करवाई थी विजन के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, उसमें हम लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान का इशू किया था। तो मैंने वहाँ पर दिखाया था मेंस के अंदर एक क्वेश्चन, वो जो कुछ गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर करके एक क्वेश्चन आया था, वो पाकिस्तान ने एक लॉ पास किया था, उस लॉ के ऊपर ही मेंस में क्वेश्चन आ गया था बन के पूरा का पूरा, ये लॉ क्या है। तो अगर इन्होंने भी ऐसा कुछ लॉ पास किया है सिटीजनशिप को लेकर, स्पेशली इंडिया में भी बहुत हंगामा होता है अभी CAA को लेकर, तो ऐसे किसी लॉ के ऊपर क्वेश्चन बनना बहुत जायज़ है। मधेसी क्या होते हैं, हम लोग प्रीलिम्स की व्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं एक बार। मधेसी जो रेजिडेंट्स होते हैं टेराई रीजन के। टेराई कौन सा होता है, जो भी हमारा ये नेपाल होता है ना, नेपाल का ये साउथ रीजन जो होता है, इसको टेराई रीजन बोलते हैं। फुट हिल ऑफ द हिमालय, साउथ ऑफ नेपाल। मधेसीज जो होते हैं वो उनकी कास्ट होती हैं, एथेनिसिटी होती है ना, वो बिहार और ईस्टर्न यूपी के सिमिलर होती हैं, ठीक है। और बिहार यूपी के लोगों का और नेपाली लोगों की ना आपस में इंटर मैरिजेस होती रहती हैं दोनों साइड, बॉर्डर के दोनों साइड में। तो वो लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि भैया ये जो चेंजेस आप लोग लेके आए हो, ये जो आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट में बिल्स लेके आए हैं, इसके कारण बहुत सारी अनसर्टेनिटी और टेंशन हो जाएगी सोसाइटी और फैमिलीज़ के अंदर। क्रिटिक्स ने इसको टर्म दिया कि जो चेंजेस हैं रेशियली मोटिवेटेड, यानी कि कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक तरीके से इनको उठाया गया है, इन मोटिव्स को। चेंजिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जो मूव है, जो अमेंडमेंट लेके आए हैं सिटीजनशिप के अंडर, ये कब आई है? पहली बात तो इन्होंने रिसेंटली रीड्रॉ किया था कंट्री का पॉलिटिकल मैप, बिल्कुल रिसेंटली, कल की ही वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को विजन में, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया नेपाल का डिस्प्यूट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेख, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे बॉटम में, डिस्क्रिप्शन खोलोगे, डिस्क्रिप्शन के बॉटम में मैं उसी वीडियो की लिंक दे दूंगा इंडिया नेपाल वाले की, जस्ट जाके देख लेना। प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन भी मैंने बता दिए हैं, किस तरीके के इंडिया और नेपाल को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा काला पानी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को। मधेसी लोग कौन होते हैं, टेराई रीजन क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब CAA के बारे में अगर मैं आपको बताने लगा हूँ तो मतलब ये तो फिर बहुत शर्म की बात है कि UPSC एस्पिरेंट को ये भी नहीं पता कि CAA क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। इसलिए नेपाल ने प्रपोज किया अमेंडमेंट, ठीक है। हिमालयन रेंज की हम बात करते हैं, ये मैं आपको दिखा दूंगा। लोकेट करना काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेख, देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में ना इंटरनेशनल रिलेशन की जो विजन की मंथली मैगजीन है उसका लिंक डाल दिया है बॉटम के अंदर, उसको जाके खोल के चेक करो, पूरे टॉपिक को देखो। मैंने मैप के अंदर एग्जैक्टली बता रखा है कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ था, किस किस कारण, हिस्ट्री में भी कहाँ कहाँ इशूज़ थे, एग्जैक्टली सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। हिमालयन रीजन जो ये नेपाल वाले, उसमें थोड़ी सी ज्योग्राफी को हम लोग अगर देख लेते हैं तो नेपाल जो है वो 880 किलोमीटर पड़ता है हिमालयन एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और इसका एरिया 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर का है। नेपाल जो है लैंडलॉक्ड है बाय इंडिया, और 3 साइड्स जो है उसकी, एंड चाइना, तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है वो नॉर्थ के अंदर। वेस्ट बंगाल का जो नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, वो नेपाल को और बांग्लादेश को सेपरेट करता है। ईस्ट में उसके इंडिया और भूटान पड़ते हैं। नेपाल डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेपाल का जो हाईएस्ट है पॉइंट वो माउंट एवरेस्ट है, आपको पता होना चाहिए। रिवर में करनाली रिवर होगी, लार्जेस्ट लेक रारा लेक हो गया है। हम लोगों को देखना है ये हिली रीजन के बारे में। तो हिली एक माउंटेन रीजन है, वहाँ पर जो जनरली वहाँ पर स्नो नहीं होती है। ये साउथ में हिमाल में आपको भी दिखाऊंगा नीचे वाले एरिया के अंदर। यहाँ पर जो रेंज होती है ना वो सारे का रीजन की, वो बिगिन करती है महाभारत रेंज के साथ। अभी महाभारत वो मतलब वो हमारे जो एपिक है वो नहीं है, ये महाभारत रेंज का नाम है वहाँ पर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है, महाभारत जब के जो पांडव वगैरह थे वो पूरा युद्ध खत्म करने के बाद वहीं पर चले गए थे। उसके बाद वो पहाड़ों में, जंगलों में तपस्या करने के लिए जीवन भर के लिए। उसके बाद तो हिंदू पहाड़ी जो हैं वो मेनली पॉपुलेट करते हैं यहाँ के रिवर को, स्ट्रीम्स को, और राइस का कल्टीवेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से किया जाता है। वीट और पोटैटो भी ग्रो किया जाता है यहाँ पर। एक और ये जान लो आप लोग, नेवार जो होते हैं ना वो वहाँ के इंडिजिनियस एथनिक्स होते हैं,
ठीक है। तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। नेवार्स जो होते हैं ना, नेवार के बारे में जान लो, क्योंकि देखो ट्राइबल वगैरह एरिया के ऊपर ना क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पहले भी बहुत आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। हिमाल की जब हम बात कर रहे थे कि हिमाल वो एरिया है इनका नेपाल का जहाँ पर स्नो होती है, माउंटेन रीजन है और पर्वत है जो बिगन करता है कहाँ से, हाई रिजेस से। स्पेशली जो इनकी हाइट वगैरह होती है वो सब्सटेंशियली 3000 मीटर के ऊपर तक जाती है। जोग्राफिकल व्यू की बात करें तो 15% जो एरिया है नेपाल का वो हिमाल के अंदर कवर होता है, 17% के आसपास तराई आती है। माउंटेन की बात करें तो हाईएस्ट वर्ल्ड में भी और हाईएस्ट इंडिया में, इसमें नेपाल में भी माउंट एवरेस्ट ही पड़ता है। हाइट आपको इसकी याद होनी चाहिए 8848, लेकिन इसके ऊपर अपडेट रखना है एग्जाम जाने से पहले, क्योंकि इसकी ना स्टडी चल रही है अभी दोबारा मेजरमेंट, तो उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। जब वो फाइनली पब्लिश हो जाएगा तो कोई ना कोई न्यूज़ में ज़रूर आएगा। तो माउंट एवरेस्ट जो है ना ये नेपाल और चाइना बॉर्डर के ऊपर है, और कंचनजंगा जो है ये नेपाल और इंडिया बॉर्डर के ऊपर है। ये दो आपको बहुत ध्यान से पता होने चाहिए। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा इसके लिए। मेंस का जो क्वेश्चन था वही था, व्हाट आर हु आर मदेसीज एंड व्हाई आर दे कंसर्न अबाउट द चेंजेस प्रपोज इन द नेपाल सिटीजनशिप लॉ। एक्जैक्टली हमने वो डिस्कस कर लिया। ये नेपाल का मैप ही लोग दिखाना चाह रहे हैं। नेपाल का जो रीजन है इसमें जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे के सारे मदेसी के रहने वाले एरिया हैं, ठीक है। और ये सुरखेत आपको दिख गया, ये ग्रीन कलर में, ये सुरखेत है, ये उदयपुर है। यहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और नीचे की बात करूँगा तो यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, कपिल वस्तु किस चीज़ के लिए प्रोमिनेंट है, किस चीज़ के लिए फेमस है। कपिल वस्तु जिन्होंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ ली होगी ना, हिंट दे देता हूँ, तो उनको पता होगा कपिल वस्तु, और ये आता है हिस्ट्री के अंदर। तो मुझे बताओ कपिल वस्तु की क्या इंपॉर्टेंस है नेपाल के इस एरिया के अंदर। GS2 का ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है EAG, यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सुन के सबके दिमाग में सबसे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आता होगा, FATF। देखो ये जो टॉपिक हमारा कवर होता है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर मैंडेट के अंदर। तो इंडिया ने अभी 32nd जो स्पेशल EAG का जो मीटिंग थी वो अटेंड की थी वर्चुअली। हर मीटिंग वर्चुअली हो रही है, बहुत कॉमन सा रीज़न है पैंडमिक एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अंडर द एजीज ऑफ FATF, एजीज का मतलब होता है अंडर द गाइडेंस, अंडर द सपोर्ट, ठीक है। अब EAG है क्या, ये एक रीजनल बॉडी है जिसमें 9 कंट्रीज़ आती हैं। अब ये रीजन बॉडी और 9 कंट्रीज़ के नाम बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये आपको याद होना अलग से चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस। 2004 में ये स्टार्ट हुआ था और ये FATF का एसोसिएट मेंबर है। प्रीलिम के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका कि क्या EAG जो है FATF का एसोसिएट मेंबर है, क्या उसका पार्ट है, उसके अंडर आता है। जी हाँ, उसी के अंडर है ये। फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो पहली बार मॉस्को में हुई थी 6 अक्टूबर 2004 में। मॉस्को कहाँ है, रशिया के अंदर है। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ बनता है, इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर एक बहुत ही मेजर मिसाइल बनाई हुई है। इतना कॉमन, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। अब उसके अंदर मॉस्को वर्ड आता है, तो दूसरा वर्ड आता है इंडिया की साइड से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इंडिया के साइड से जो वर्ड आता है क्या वो जस्टिफाइड है, वो चीज़ इंडिया का पार्ट है भी या नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन ईजी था लेकिन थोड़ा उसी को कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। 6 फाउंडिंग कंट्रीज़ थे उस टाइम पे, जो बेलारूस, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। 2005 और 2010 में ग्रुप को एक्सपेंड कर दिया गया था, जिसमें उज़्बेकिस्तान 2005 में आया था, तुर्कमेनिस्तान 2010 में आया था और इंडिया आया था 2010 के अंदर ही। एग्रीमेंट ऑन द यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म वॉज साइंड इन मॉस्को ऑन जून 2011, ठीक है। ध्यान रहे, एग्रीमेंट ऑन द यूरेशियन ग्रुप, ये एग्रीमेंट जो साइन किया गया था ना वो गया था 2011 के अंदर, जिसमें ग्रांटिंग द EAG द स्टेटस ऑफ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और 2011 में ही इसको स्टेटस मिला था किस चीज़ का, कि ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली इस पॉइंट से भी प्रीलिम्स का बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन बन सकता है कि इसको इंटरनेशनल गवर्नमेंट का दर्जा कब दिया गया था। तो ये 2011 की बात है। अब EAG के मेन टास्क क्या क्या होते हैं, काम क्या करता है, ये हम लोग जान लेते हैं। असिस्ट करता है सारे के सारे मेंबर स्टेट्स को कि वो 40 FATF के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिकमेंडेशंस हैं प्लस 9 स्पेशल FATF रिकमेंडेशंस है टेरर फाइनेंसिंग को फाइट करने के लिए, जिनको शॉर्टकट में बोलते हैं 40 + 9 रिकमेंडेशंस, उन सबको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आपस में इम्प्लीमेंट करने में एक दूसरे की हेल्प करता है। डेवलपिंग और कंडक्टिंग जॉइंट एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सबको कंडक्ट करने में, इनको हैंडल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंडक्ट करें और डेवलप करें।
इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम ऑफ म्यूचुअल इवेल्युएशंस ऑफ मेंबर स्टेट्स बेस्ड ऑन एफ की 40+9 रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर अपने जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उन सबको एक म्यूचुअल इवेल्यूशन में हेल्प करे, असेसमेंट में हेल्प करे, और जो भी लेजिस्लेटिव और बाकी के जो मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं AML और CFT एफर्ट्स के लिए। AML का मतलब क्या हो गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। CFT का क्या हो गया, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म। इन सब के रिगार्डिंग जो भी वो कहते हैं लेजिस्लेशंस वगैरह होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी असेसमेंट्स होते हैं, इन सब में एक दूसरे को हेल्प करें और इम्प्लीमेंट करें इस प्रोग्राम को। कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स विद स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज़ इंटरेस्ट रेट्स। बहुत सारी अलग अलग तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, उनकी असिस्टेंस चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, बॉडीज़ होगी, इंटरेस्टेड स्टेट्स हो गए, दूसरी कंट्रीज़ भी हो जाती हैं। उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है, EAG का। एनालाइज करना मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग ट्रेंड्स को, कि क्या क्या टाइपोलॉजीज़ चल रही हैं। ठीक है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि इस कंट्री ने ये वाली टेक्निक अपनाई है, वही वाली टेक्निक जो है दूसरी कंट्री के अंदर भी इम्प्लीमेंट की जाए ताकि वहाँ पर भी उसी तरीके के रिजल्ट्स मिल सकें। इस तरह की सारी बातों को ध्यान में रखना, ये सारे के सारे आते हैं फंक्शंस के अंदर। आई थिंक ये वाले फंक्शन जो ये मेन टास्क होते हैं ना EAG के, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे के सारे नोट कर लेने चाहिए। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दरअसल, कीवर्ड बना के वो नोट कर लो। असिस्टिंग 40+9 जॉइंट एक्टिविटी, डेवलपिंग, कंडक्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, AML CFT, ऐसे कीवर्ड बना के इसको नोट कर लो। EAG क्या होता है, हो गया। व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड, हो गया। FATF क्या होता है अभी बताता हूँ। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट बताता हूँ। मेंबर्स ऑफ EAG प्लस EAG वर्सेस FATF के अंदर टोटल 39 होते हैं, मतलब 37+2 होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी 37+2 क्या क्या होते हैं। और EAG के अंदर तो 9 मेंबर्स होते हैं, हम लोगों ने ऊपर देख लिया था मेंबर्स के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये FATF के बारे में। FATF क्या है, आपको पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टास्क फोर्स सेटअप करती है हर एक कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के बारे में, कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, और फाइनेंसिंग टेररिज्म वगैरह के अंदर 39 मेंबर्स होते हैं। इसमें 37 तो जुरिस्डिक्शंस होती हैं, और दो जो होते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक तो GCC हो गया हमारा, और एक यूरोपियन कमीशन हो गया। FATF के ऑब्जर्वर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे एसोसिएट मेंबर्स होते हैं इसमें। देखो APG, CFTF हो गया, मनी वैल हो गया, EAG भी आ गया देखो यहाँ पर। ठीक है, और ESAMLG हो गया, GAFILT हो गया। क्या आपको सारे याद करने? नहीं, बिल्कुल सारे याद मत करो, जो इंडिया के स्पेसिफिक है ना वो याद कर लो। इंडिया के स्पेसिफिक हम लोगों ने आज पढ़ लिया, EAG वाला। ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी होती हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोजोस्ट, यूरोपोल, IDB, IMF, IOSCO, सबके सब याद करने? नहीं, इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी डेटा है ये वाला, ये सब इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ग्रे लिस्ट और ये क्या कहते हैं ब्लैक लिस्ट क्या होती है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि वो कंट्रीज़ जो कि सेफ़ नहीं है, जहाँ पर कि ये टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही है, तो उन सबको वार्निंग जब दी जाती है तो वो ग्रे लिस्ट के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। कंट्री जब ग्रे लिस्ट में होती है तो उसको नुकसान क्या होता है, उसकी इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB की तरफ से प्रॉब्लम होती है उनको लोन वगैरह लेने के लिए। ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर रुकावट आ जाती है, इंटरनेशनल बॉयकॉट होने लगता है। पाकिस्तान जो था उसको ग्रे लिस्ट के अंदर पहली बार ऐड किया गया था 2012 के अंदर, और वो 2015 तक रहा था पहली बारी में। 2018 में FATF ने ग्रे लिस्ट कर दिया था पाकिस्तान को सेकंड टाइम के लिए, और ये प्रोसेस 2018 के आसपास चुना था। इंडिया, US और UK ने चाहा था कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाए, लेकिन उसके जो दोस्त हैं चाइना और टर्की, वो इस मूव को बार बार अपोज करते रहते हैं। करंटली फ़िलहाल जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट के अंदर है, और जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि जितने भी 27 FATF के टारगेट्स होते हैं उन सबको फुलफ़िल करे, और लेकिन पाकिस्तान का जो ऑल्ट वेदर फ्रेंड है ना चाइना, वो बार बार उसको बचा के रखता है। तो FATF ने अगले 4 महीने का टाइम दिया है पाकिस्तान को, फरवरी 2020 से लेके, ताकि कंप्लाई करे जितने भी 27 FATF टारगेट्स हैं, अदरवाइज़ इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने सारे पढ़ लिए ये चीज़ें। GS3 का हमारा टॉपिक है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि आता है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर। गरीब मतलब पुअर, कल्याण मीन्स वेलफेयर, रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, अभियान मीन्स कैंपेन। सो पुअर वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट कैंपेन भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन लिख मत देना, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है मेगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। किस लिए?
जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इंडिया के अंदर और कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान उन सबको बूस्ट करने के लिए स्कीम के हाईलाइट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी स्कीम की जो भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वर्कर्स, जो मज़दूरों के लिए जो कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने अपनी जो एरियाज़ में वापस लौट गए थे, उन सबको कुछ ना कुछ काम रोज़गार वगैरह देने की। और फोकस रहेगा रूरल सिटीजन्स यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग। ये जो फोकस कैंपेन है ये 125 दिन के लिए चलेगा 116 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और 116 डिस्ट्रिक्ट जो है वो 6 स्टेट्स में से निकले हैं। कौन से 6 स्टेट से ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। 6 स्टेट क्यों चूज़ किए गए हैं? देखो यहाँ पर ना मेजर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ना वो इन्हीं 6 स्टेट से थे, इसलिए इन 6 स्टेट्स को चूज़ किया गया है। पब्लिक वर्क उनसे करवाए जाएंगे, ठीक है। 50,000 करोड़ रुपए तक के सारे होंगे इस स्कीम के अंदर। इसके अंदर बहुत ही फोकस इम्प्लीमेंटेशन होगा। 25 डिफरेंट टाइप के काम होंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे और ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। विलेजेस इसको पूरे के पूरे प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे कॉमन सर्विस सेंटर से और कृषि विज्ञान केंद्र से। कॉमन सर्विस सेंटर में आप लोगों को पिछले महीने की मंथली कंपाइलेशन में करवा चुका हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी वाली वीडियो के अंदर है, बट करवा जरूर चुका हूँ, तो GS3 वाली वीडियो में ही होगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं। गवर्नमेंट है ना एक्सेस पॉइंट बना रखे होते हैं, बेसिकली कोई साइबर कैफ़े वगैरह वाले होते हैं ना, उन सब के साथ टाई अप करके। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है ना उनकी स्कीम थी। तो वहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे ये क्या कहते हैं प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर अभी गाँव के अंदर प्रॉपर तरीके से इंटरनेट वगैरह नहीं पहुँच पाए हैं। तो वो सब होते हैं हमारे कॉमन सर्विस सेंटर। स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो जब 12 मिनिस्ट्रीज़ इंक्लूड हो रही हैं तो इज़न्ट दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द UPSC एग्ज़ाम? बिल्कुल। कौन सी मिनिस्ट्री देखो, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, रेलवे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ एक साथ मिलकर एफर्ट लगा रही हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा 6 डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा यहाँ पर, स्टेट आएगा, गलत टाइप हो गया इनसे। कौन से 6 स्टेट्स हैं, उन 6 स्टेट्स को क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे ना, माइग्रेंट वर्कर्स, वो इन्हीं 6 स्टेट से आए थे। और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 116 डिस्ट्रिक्ट्स, इनके अंदर एटलीस्ट 2/3 सच माइग्रेंट वर्कर्स वहीं से थे। तो ये चोजन डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, 27 इसके अंदर 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो होते हैं जिनका सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर जो होता है ना बहुत लो होता है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। स्कीम की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो जो जॉब होगी ना सेलेक्ट की जाएंगी इस कैंपेन के द्वारा, उसके कारण प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, स्ट्रेंथ मिलेगी और स्किल भी मिलेगा लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट को मौका मिलेगा कि कोविड क्राइसिस को वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये होता है सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जा सकता है स्कीम का, क्वेश्चन मेंस में पूरा बन के आ सकता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गरीब कल्याण, जो भी ये योजना का नाम है, मैं नाम ही भूल गया। अरे यार अभी तो पढ़ा रहा हूँ, नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, हाँ ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये इसका सिग्निफिकेंस है। कैंपेन के अंदर बेसिकली क्या होगा, सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कैंपेन है यहाँ पर, जहाँ पर उन गाँवों के अंदर, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ऑप्टिक फाइबर केबल लगवाना, इंटरनेट की स्पीड वगैरह विलेजेस में पहुँचाना, ताकि गाँव के बच्चे वगैरह जो उनको स्टडी करने में और इन सब चीज़ों में भी आसानी हो सके। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी इस कैंपेन के अंदर। जो डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं कौन से, 116 डिस्ट्रिक्ट है। कौन से स्टेट्स हैं? इन 6 स्टेट्स हैं, आपके सामने लिखे हैं। 27 उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक स्टेट से हैं। 12 जो हैं बिहार के हैं, 5 यूपी के हैं, 4 इसके हैं उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ वर्क मैंने बता दिया, CSCs क्या होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर मैंने आपको बता दिया, वेरियस मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व, 12 मिनिस्ट्रीज हैं, ऊपर मैंने आपके नाम उनको बता दिए। डिस्कस द फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बन के आ सकता है मीन्स के अंदर। डिस्कस द फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द गरीब कल्याण रोजगार अभियान, डायरेक्ट आ सकता है। GS3 का हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरक्रॉपिंग और मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इश्यूज एंड रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स, इन सब के अंदर ही कवर होता है। न्यूज़ में क्यों है? केरला गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कुछ स्पेसिफिक लॉज के लिए जो कि प्लांटेशन को गवर्न करेंगे, और वो करना क्या चाहते हैं, वो इंटरक्रॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि फूड क्रॉप प्लस कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब जिनको बाजार में बेच के कमाई की जा सकती है, फूड क्रॉप मतलब जिनको आप अपने खाने के लिए कर सकते हो या फिर थोड़ा बहुत सेल भी कर सकते हो, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कार्डेमम और रबर। लॉज दैट नीड मॉडिफिकेशन, अब इसमें केरला सरकार को कौन से लॉज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के लिए बहुत ध्यान रखना। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, केरला ग्रांट्स एंड लीजेस मॉडिफिकेशन राइट्स एक्ट, केरला लैंड यूटिलाइजेशन ऑर्डर। ज़रूरत क्या है,
वो केरला वाले चाहते हैं कि उनकी ना दूसरे स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, स्पेशली नेबरिंग स्टेट से जो इंपोर्ट करते हैं ना, उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। फूड प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहते हैं, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, और ताकि एक्सपोर्ट भी कर सकें। इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, प्लांटेशन जो है वहाँ पर 8 लाख हेक्टेयर्स के अंदर होती है केरला में, और लॉ को अमेंडमेंट करने के बाद उनके पास एस्टिमेटेड 2 लाख हेक्टेयर होगा इंटरक्रॉपिंग के लिए। प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन से उनको कुछ परमिट मिल जाएंगे प्लांटिफिकेशन के, जिसमें वो डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग को भी साथ साथ प्रमोट करेंगे और एनहेंस करेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वहाँ पर, फार्मिंग को कैरेक्टराइज किया जाएगा, हाई यील्ड फूड क्रॉप्स होंगे, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम हो जाएगा, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हो जाएगा, इवन वाटर का सेविंग बहुत हो जाएगा। तो प्रपोज प्लान क्या है? केरला की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने जोन किए हैं, 33 जोन्स बनाए हैं, 23 बनाए हैं एग्रो क्लाइमेटिक सेक्टर्स। उन्होंने सजेस्ट किया है कि जैसे ऑरेंज हो गया, एवोकाडो हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, विंटर वेजिटेबल्स हो गया, ये सब आइडियल इंटरक्रॉप होती हैं हाई एल्टीट्यूड टी प्लांटेशंस के लिए, जैसे मुन्नार जो एरिया हो गया वहाँ पर। अभी एरिया का एग्जांपल अगर इन्होंने दे दिया है तो आपको देना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना है तो। रबर ग्रोइंग रीजन्स जो हैं वहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ रंबूतान और मैंगोस्टीन और बाकी ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं स्मॉल प्लॉट्स के अंदर, ये सब बहुत सजेस्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जैसे जैक फ्रूट होता है ना, उसको शेड ट्री की तरह टी, कॉफ़ी, कार्डमम प्लांटेशन के लिए इसके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग के अंदर आप क्या करते हो, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ना एक साथ बो देते हो खेत के अंदर। मेन गोल ये होता है कि ज़्यादा यील्ड की जा सके, यानी कि ज़्यादा फ़ायदा उठा सके आप ज़मीन का छोटे से पीस ऑफ लैंड से, ठीक है। अब इसमें रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं वो कम यूज़ हो रहे होते हैं, यील्ड ज़्यादा हो रही है, यानी कि मुनाफा ज़्यादा हो रहा होता है। तो इंटरक्रॉपिंग जो होती है वो 4 तरह की होती है। एक होती है मिक्स इंटरक्रॉपिंग, ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा तरह की क्रॉप को आप आपस में मिक्स करके अलग, मतलब बिना सोचे समझे डिस्टिंक्ट, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग रो में करोगे, आप ऐसे डायरेक्टली बो देते हो। रो इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को आप अलग अलग रो में ग्रो करते हो। रिले इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है उनको सेम टाइम पर नहीं बोते हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। तो एक को आप पहले ग्रो करोगे, लेकिन जब तक वो हार्वेस्ट होगी उससे पहले ही आप दूसरी साथ साथ में बो देते हो। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग के अंदर आप 2 या 2 से ज़्यादा को सेपरेट स्ट्रिप्स के अंदर बोते हो। एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरक्रॉपिंग के? देखो, पहली बात तो लाइट का एफिशिएंट यूज़ हो जाता है, वाटर कम लगता है, न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज की कमी पड़ती है, ठीक है। कवर क्रॉप्स का बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। क्रॉप मैनेजमेंट में पेस्ट डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। जब आप मिक्स करके करते हो ना तो पेस्ट की डेंसिटी जो होती है बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, यानी कि जितने भी आपकी जो बोने के बाद जो आपको निकलता है दाना वाना और जो बीज आपका निकलता है, अनाज निकलता है, वो ज़्यादा होने लगता है। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होने लगती है, सॉइल का इरोजन जो है कम। ये सारे के सारे आपको लिखने पड़ेंगे, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, और बहुत ही डायरेक्ट टॉपिक है, बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक है, सब कुछ ऐसे इसी तरह से लिखना पड़ेगा। लोवर्ड सॉइल सरफेस इवेपोरेशन, इसको तो आप लोगों ने आई थिंक प्रैक्टिस कर ली होगी, मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव। कुछ कॉन्स, यानी कि कुछ नुकसान भी होते हैं। फिर इंटरक्रॉपिंग के नुकसान की यदि हम बात करते हैं, जैसे इंटरक्रॉपिंग इज़ नॉट ऑलवेज सूटेड टू मैकेनाइज्ड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। प्लस में टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही भैया, ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगी, ठीक है, बहुत इंसेंटिव और एक्सपर्ट मैनेजमेंट चाहिए होगी। रिड्यूस एफिशिएंसी, प्लांटिंग, वीडिंग और हार्वेस्टिंग अंदर एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतनी ज़्यादा ग्रो करोगे तो उनको तोड़ने में, हार्वेस्ट करने में, उनके अंदर जो खरपतवार होती है उनको निकालने में आपको परेशानी होगी। बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है? बिगेस्ट चैलेंज होता है पूरा का पूरा प्लान करना, एडवांस में प्लान करना, प्लांटिंग, कल्टीवेशन, फर्टिलाइजेशन, स्प्रे करना, हार्वेस्टिंग करना एक से ज़्यादा क्रॉप के लिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्लानिंग का, ठीक है। दैट्स इट, टाटा बाय बाय, थैंक यू।